नमस्कार साथियों, आप सभी का जतन इन होम एकेडमी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय की यूनिट 2 की चर्चा करेंगे। इसका पहला बिंदु है मौर्य वंश। इनका हम 3 दृष्टियों से अध्ययन करेंगे: राजनीति, दूसरा प्रशासन और तीसरा है भारतीय संस्कृति में योगदान। तो आइए चलते हैं। 326 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा और एक घमंडी राजा घनानंद सिंहासन कर रहा था और इसी समय पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर का आक्रमण चल रहा था। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, 600 बीसी में जो 16 महाजनपद थे उनमें से संघर्ष करके 326 ईसा पूर्व के आसपास मगध एक मात्र ऐसा महाजनपद था जो शक्तिशाली उभर के आया था। इस समय संपूर्ण भारत में एक छत्र शासन न होने के कारण विदेशी आक्रमणकारी लगातार उत्तर पश्चिमी सीमा के सहारे भारत आ रहे थे। इसी समय घनानंद के दरबार में तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक शिक्षक चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है, उनका दरबार में अपमान हुआ और चाणक्य ने इसी अपमान का बदला लेने के लिए और बाहरी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा करने के लिए पूरे भारत में एक छत्र साम्राज्य की स्थापना की सोची। उन्होंने चंद्रगुप्त नाम के एक बालक को शिक्षा दीक्षा देकर पहले अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे लैटिन भाषा में पालीब्रोथा भी कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन, जो कि शक शासक हैं, इनके द्वारा जूनागढ़ अभिलेख जो लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में, उससे हमें इनका प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का सामना 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से होता है और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अपनी पुत्री हेलेना को विवाह के रूप में दिया और इसी हेलेना के विवाह को पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है। इसी के साथ चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार के रूप में सेल्यूकस को दिए और सेल्यूकस ने एरिया, अराकोसिया और जेड्रोसिया नामक प्रांत भी चंद्रगुप्त को दिए। एरिया जो पूर्वी अफगानिस्तान का एरिया है, अराकोसिया जो कि बलूचिस्तान का एरिया है और जेड्रोसिया जो कि सिंधु नदी के पश्चिम का भाग है, ये सभी प्रांत दहेज के रूप में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को दिए थे। इसके अलावा उन्होंने एक राजदूत के रूप में मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज की रचना इंडिका है और ये इंडिका मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए, मौर्यकालीन समाज को जानने के लिए काफी महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने सेंड्रोकोटस कहा है और इन नामों की सर्वप्रथम पहचान, या यूं कहें कि इन यूनानी नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त से करने वाले पहले विद्वान सर विलियम जोन्स थे। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा तमिल ग्रंथ अहनानुरू और मुरुनानरू से भी विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। शासन के अंतिम वर्षों में ऐसा माना जाता है कि मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया था। उसी समय इन्होंने जैन संत भद्रभाऊ से जैन धर्म की दीक्षा ले ली और 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला, जो कि मैसूर में है, वहां पहाड़ी पर जाकर संलेखना विधि, जो कि जैन विधि है, इसमें उपवास करके अपने शरीर का त्याग किया जाता है। तो इस संलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। मौर्य सेना की अगर बात करें तो इसके 6 अंग माने जाते थे: अश्व, हस्ती, पैदल, नौसेना, रथ सेना और यातायात।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो प्रश्न पूछा जाता है, वो नौसेना को लेकर पूछा जाता है। मौर्य काल सबसे पहला अखिल भारतीय एकीकृत साम्राज्य था और इतनी प्राचीनता होने के बावजूद भी उस समय नौसेना का विकास करना मौर्य साम्राज्य के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उनका पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। इन्होंने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार को यूनानी लेखक अमित्रोचेटस भी कहते हैं। वायु पुराण में इसे भद्रसार और जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, जो कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसके अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसका दमन करने के लिए बिंदुसार ने पहले अशोक को भेजा और बाद में सुशीम को भेजा। यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार को आजीवक संप्रदाय का अनुयायी माना जाता है। बिंदुसार ने डाइमेकस से 3 चीजें मांगी थी, पहला मदिरा, दूसरा सूखी अंजीर और तीसरा दार्शनिक। और इसी संदेश को लेकर जब डाइमेकस वापस एंटियोकस प्रथम के पास गया तो एंटियोकस प्रथम ने यह संदेश भिजवाया कि हमारे यहाँ पर दार्शनिक को भेजने की परंपरा नहीं है और सिर्फ 2 चीजें सूखी अंजीर और मदिरा को ही भिजवाया गया। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस द्वितीय ने डायनीसियस नामक मिस्र के राजदूत को भी बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो बिंदुसार के दरबार में 2 प्रकार के 2 व्यक्ति राजदूत के रूप में आए, एक डायनीसियस और एक डाइमेकस। तो इन तथ्यों को हम याद रखेंगे। बिंदुसार के पश्चात जो महत्वपूर्ण शासक है, जो कि पूरे भारतीय इतिहास में अपने शासन को लेकर प्रसिद्ध है, उसको हम पढ़ेंगे। अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, किंतु यहाँ पर वास्तविक रूप से सिंहासन इन्होंने 4 वर्षों के उत्तराधिकार संघर्ष के पश्चात हासिल किया था, अर्थात 269 में इन्होंने वास्तविक रूप से सिंहासन हासिल किया था। अशोक राजा बनने से पहले उज्जैनी का शासक था, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। और दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की और गुर्जरा भी कहते हैं इसको, और गुज्जरा भी कहते हैं। इन दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, अन्यथा ज्यादातर अभिलेखों में अन्य अभिलेखों में इसका नाम देवानाम पिये पियदस्सी मिलता है। उदयगोलम और निट्ठूर ये भी 2 ऐसे अभिलेख हैं जहां इसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता है। अभिलेखों में अशोक देवानाम पिये और देवानाम पिये पियदस्सी उपाधियों से विभूषित है, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ और उससे संघमित्रा और महेंद्र का जन्म हुआ। ये संघमित्रा और महेंद्र महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कालांतर में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक द्वारा विदेशों में भेजे जाएंगे। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अर्थात 262 में अशोक ने कश्मीर और खोतान के अनेक इलाकों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का बड़ा भूभाग शामिल था। 8वें वर्ष में काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग, जो कि उड़ीसा में है, उस पर आक्रमण किया और इसमें 1 लाख लोग मारे गए हैं। इस युद्ध का वर्णन अशोक 13वें शिलालेख में करता है और इसी 13वें शिलालेख में सीरिया, मिस्र इत्यादि पड़ोसी देशों का वर्णन भी हमें मिलता है। साथ ही इसी अभिलेख में अशोक के हृदय परिवर्तन और विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन भी हमें मिलता है। कलिंग पर आक्रमण करने का जो मुख्य कारण है वह है व्यापारिक, एक दूसरा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण, एक हाथियों की बहुलता होने के कारण और एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना होने के कारण किया गया था। ये 4 महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया था। हाथी गुम्पा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज नाम का राजा शासन कर रहा था। यह हाथी गुम्पा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल द्वारा लिखवाया गया था। मगध साम्राज्य के अंतर्गत
कलिंग की राजधानी धोली या तोसाली बताई गई। श्रमण, निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया, अर्थात उन्होंने युद्ध की नीति के बजाय धम्म की नीति अर्थात धर्म की नीति को अपना लिया। यहाँ उपगुप्त और निग्रोध कई बार पूछे गए हैं कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले साधुओं या भिक्षुओं का नाम बताइए। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी, ये कल्हण के द्वारा रचित है। इसके अनुसार अशोक शिव का उपासक था और बाद में वह मोगलीपुत्र तिस्य के प्रभाव में आ गया, जो कि बौद्ध धर्म के एक भिक्षु थे। बाराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण कराया, जिसका नाम है सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन्होंने गुफाओं का निर्माण आजीवक संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं हेतु करवाया था। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अर्थात 259 ईसा पूर्व में बोध गया वे गए और 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी गए। वहां पर धम्म यात्राएं उन्होंने की। रुम्मिनदेई अभिलेख से विदित होता है कि उन्होंने भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। कहां पर? लुम्बिनी में। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांडे और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं, अर्थात चोल, चेर और पांडे और केरल नाम के 4 स्वतंत्र राज्य अशोक ने अपने शिलालेखों में बताए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। नेपाल में ललितपत्तन और कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नाम की शहरों की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु 84,000 स्तूपों का निर्माण भी करवाया। छठे शिलालेख के अनुसार अशोक ने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की, अर्थात जनता की समस्याओं की, जनता के दुख दर्दों की खबर राजा तक पहुंचाने के लिए इन्होंने प्रतिवेदक नामक कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। अशोक ने पाटलिपुत्र, जिसका लेटिन नाम पालीब्रोथा था, इसमें तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया 251 ईसा पूर्व में और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य बनाए गए। इसी संगीति में तीसरा पिटक अभिधम पिटक भी जोड़ा गया। अन्य 2 पिटक सुत्त पिटक और विनय पिटक हैं। बौद्ध धर्म में 3 पिटक अर्थात त्रिपिटक, जिन्हें ज्ञान की 3 टोकरियां भी कहा गया है, ये काफी महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसके पश्चात अशोक के शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण जो अवधारणा उभर कर आती है, जिसके कारण अशोक का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, वह है उसका धम्म। पाली भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, उसे ही धम्म कहा गया और धम्म की परिभाषा 2 और 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। बहुत ही बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक ने धम्म की परिभाषा कहां पर दी है? 2 और 7वें स्तंभ लेख में। धम्म के सिद्धांतों की अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण और समझने लायक सिद्धांत है। पहला है सहिष्णुता, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है आडंबरहीनता, 4th है लोक कल्याण और 5th है श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। आपस में सभी हिलमिल जुलकर रहें सहिष्णुता के रूप में, एक दूसरे के प्रति अहिंसक, जीवों के प्रति अहिंसक व्यवहार करें, सभी के प्रति दया भाव रखें, आडंबरों का प्रयोग नहीं करें, दिखावे का प्रयोग नहीं करें, लोगों की कल्याण के लिए प्रयास करें और नैतिक रूप से पवित्र आप विचार अपने मन में रखें। ये 5 सिद्धांतों में हम धम्म की परिभाषा को आसानी से पा सकते हैं। अशोक के तीसरे अभिलेख में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का विधान किया गया है कि आप संग्रह भी कम करें और खर्च भी कम करें। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध नहीं किया जाएगा। सारनाथ स्तंभ, यह अशोक के अभिलेखों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। सर्वश्रेष्ठ ये नमूना है स्तंभ का। 4 दिशाओं में 4 सिंह इसमें विराजमान है। एक महाधर्म चक्र है
और उसमें 24 तीलियां हैं। 4 पशु हैं इसमें, एक हाथी, एक शेर, एक बैल और एक अश्व अर्थात घोड़ा। और भारत सरकार के द्वारा इसी सारनाथ स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। धम्म यात्राएं यह अशोक द्वारा दी गई एक नवीन अवधारणा थी। अशोक से पूर्व राजाओं द्वारा शिकार की यात्राएं की जाती थी, घूमने फिरने की यात्राएं की जाती थी, जिन्हें हम विहार कहते थे, जिसमें राजा पशुओं का वध करते थे, शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोगों के दुख दर्द को जानने के लिए यात्राएं की जाती थी। इन धम्म यात्राओं में बौद्ध स्थानों की यात्रा, ब्राह्मणों, श्रमणों और वृद्धों को स्वर्ण दान दिया जाता था। अनुसंधान एक नया बिंदु है। इसमें अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था और इन यात्राओं को हम अनुसंधान कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रादेशिक, राजुक और युक्तक प्रति 5वें वर्ष धम्म यात्रा के लिए जाते थे, उसे हम अनुसंधान कहते हैं। धम्म महामात्र एक काफी महत्वपूर्ण कर्मचारी है, जिनकी नियुक्ति राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक के द्वारा की गई थी और इनका प्रमुख कार्य था जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने देना और दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना, सजा कम करना, परिवार को आर्थिक सहायता करना। अर्थात धम्म महामात्र का कार्य धम्म के जो 5 सिद्धांत हैं उनका व्यापक प्रचार प्रसार करना था। अभिलेख अशोक के शासन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया और इसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जो कि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, जबकि पश्चिमोत्तर भारत मानसेरा और शाहबाजगढ़ी 2 अभिलेख जो पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, ये खरोष्टी लिपि में हैं और ये उर्दू की तरह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्णित हैं। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर 7 लेख एक साथ लिखे गए हैं। दूसरे व तीसरे अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। यह भी काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। शर-ए-कुजा या शार-ए-कुजा द्विभाषीय अभिलेख है। ये तथ्य हम पढ़ चुके हैं, इस तथ्य को भी हम देख चुके हैं। 7 आदेशों वाला एकमात्र अभिलेख है। मेरठ के स्तंभों और टोपरा के स्तंभों को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। 4 स्तंभ लेखों में से जो इलाहाबाद में स्थित है, इसे बाद में इलाहाबाद लाया गया। यह पहले कौशाम्बी में था, अकबर के द्वारा इसे इलाहाबाद में स्थित किया गया। इसी स्तंभ लेख में रानी कारुवकी, जो कि अशोक की महारानी थी, उसके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है और इसे ही रानी का अभिलेख भी कहते हैं। कालांतर में इसी इलाहाबाद के अभिलेख पर समुद्रगुप्त के प्रधानमंत्री हरिशेन ने भी प्रशस्ति खुदवाई थी। बाद में बीरबल ने भी और जहांगीर ने भी इस पर लेख लिखवाए थे। सर्वधर्म संभाव की अवधारणा हमें 12वें शिलालेख में मिलती है। इसी के साथ जो जयपुर के विराटनगर में स्थित भाब्रू शिलालेख है, वहां पर अशोक का व्यक्तिगत जीवन का वर्णन मिलता है और अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट की है। सांची जो रायसेन में है मध्य प्रदेश में और सारनाथ जो कि वाराणसी में है उत्तर प्रदेश में, इन 2 लघु स्तंभ लेखों में अशोक ने कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ताम्रपर्णी के राजा, ताम्रपर्णी श्रीलंका को कहते थे, इसके राजा तिस्स ने अशोक से प्रभावित होकर देवानाम पीए की उपाधि धारण की थी और दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था।
अशोक का पुत्र महेंद्र और संघमित्रा बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर श्रीलंका गए थे और इसी से श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत मानी जाती है। अशोक के बाद कुणाल मौर्य वंश का शासक बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया। कुणाल के पुत्र संप्रति ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। साथियों, यहीं तक हम मौर्य साम्राज्य की राजनीति को पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मौर्य प्रशासन और भारतीय संस्कृति में मौर्य वंश के योगदान को हम पढ़ेंगे। अतः अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।